मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, हमने इससे पूर्व जो कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने व्याकरण की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करी और आज हम जो व्याकरण की शिक्षण विधियों के साथ में जो व्याकरण की जो पाठ्य योजना होती है उस पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जिस विधि को हमने पढ़ा था उस अंतिम विधि का नाम था ह्यूरिस्टिक विधि, और ह्यूरिस्टिक विधि के बाद की बात करें तो ये व्याकरण को पढ़ाने के लिए जो प्री प्लान होता है, योजना होती है कि हमें कैसे प्रस्तावना देनी है, कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे एक समस्यात्मक प्रश्न होना है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण कैसे करना है, इन सब के बारे में एक योजना बनाई जाती है। एक योजना प्लान जो होता है उस प्लान को हम कहते हैं पाठ्य योजना, पढ़ाने की जो योजना। इस व्याकरण की जो पाठ्य योजना है उसका कौन सा सोपान कैसे आना चाहिए, पहले क्या क्या होना चाहिए, उस सोपान का मतलब था सीढ़ी। और व्याकरण को पढ़ाने की जो योजना है उस योजना की बात करें तो उसका कौन सा सोपान कैसे है, उस सोपान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पाठ्य योजना की जो सोपान है, सोपान का मतलब व्याकरण की पाठ्य योजना प्रारंभ कर रहे हैं और उसके सोपान का जो क्रम है उन क्रमों की बात करें। आपको एक बात बताऊं कि परीक्षा के अंदर क्या होता है, कई बार सोपान का क्रम पूछ लिया जाता है। इसलिए जो भी सोपान होंगे, जो भी चाहे शिक्षण विधियों के हों, चाहे कौशल के हों, चाहे पाठ्य योजना के हों, सोपान हमेशा क्रम से याद होने चाहिए। सोपान का मतलब सीढ़ी, और सीढ़ी क्रम से चढ़ी जाती है, वैसे ही पाठ्य योजना का जो सोपान होता है वह भी क्या होता है, क्रमशः होता है। देखिए, बात करें सोपान की तो जो व्याकरण की जो पाठ्य योजना है उसके सोपान कौन कौन से हैं और उनका क्रम क्या है। पहला है प्रस्तावना। देखिए, यहां अध्यापक प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछता है और व्यक्ति के, छात्र के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। जैसे प्रस्तावना के माध्यम से समस्यात्मक प्रश्न आता है और अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन कहता है कि आज हम इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में उद्देश्य कथन। जैसे उद्देश्य कथन होता है उसके बाद अध्यापक प्रस्तुत करता है, जो विषय बिंदु पढ़ाना होता है उस विषय बिंदु को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इसलिए सोपान का नाम क्या हो गया, प्रस्तुतिकरणम। अब जब व्याकरण पढ़ा रहा है और व्याकरण विधि में जब आगमन विधि का प्रयोग करता है, आधुनिक विधि कौन सी है, आगमन। और आधुनिक विधियों में आगमन विधि में क्या करता है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, उदाहरण से नियम की ओर जाता है। ठीक है, तो अध्यापक सबसे पहले क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और यही व्याकरण का प्रमुख सोपान है। और यह कार्य कौन करता है, अध्यापक करता है। देखिए, व्याकरण पाठ्य योजना का सबसे प्रमुख जो सोपान है उस प्रमुख सोपान का नाम है प्रस्तुतिकरणम। क्या है, प्रस्तुतिकरणम। और प्रस्तुतिकरण करने का कार्य कौन करता है, अध्यापक करता है। और यही प्रस्तुतिकरण व्याकरण की पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। छात्र क्या करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, और फिर अध्यापक क्या करता है, नियमों को बताता है, और फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न करता है या पुनरावृत्ति के उदाहरण देता है और उनसे प्रयोग करवाता है, और उसके बाद में उनको गृह कार्य दे करके घर भेज दिया जाता है। व्याकरण की इस पाठ्य योजना की बात करें तो व्याकरण की जो पाठ्य योजना है, इस पाठ्य योजना के क्रम की बात करें तो पहला क्रम कौन सा है, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में उद्देश्य कथन होता है, जो अध्यापक प्रस्तुत करता है, उद्देश्य कथन करता है। उसके बाद में अध्यापक प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुति का मतलब प्रस्तुत करता है, किनको प्रस्तुत करता है, उदाहरणों को प्रस्तुत करता है, जो व्याकरण का प्रमुख सोपान है। यहाँ अध्यापक क्या करता है, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से छात्रों को प्रस्तुत करता है। जो भी पाठ्य योजना होती है, जो भी पाठ होता है, जो भी व्याकरण संबंधित कार्य होता है, उस कार्य को वह उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। क्यों उदाहरण प्रस्तुत करता है, नियम क्यों नहीं बताता है, क्योंकि व्याकरण विधि की सर्वोत्तम जो विधि है, सर्वोत्कृष्ट जो विधि है वह आगमन विधि है, जिसमें उदाहरण से नियम चलता है। तो यहाँ अध्यापक सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके बाद छात्र सामान्यीकरण करते हैं, और उसके बाद अध्यापक फिर से नियमों को बताता है। क्या बताता है, नियमों को। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, फिर प्रयोग एवं अभ्यास कार्य करवा करके गृह कार्य दे दिया जाता है। तो याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद में उद्देश्य कथन, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद में सामान्यीकरण, उसके बाद में नियमीकरण, उसके बाद में पुनरावृत्ति, उसके बाद में प्रयोग एवं अभ्यास, और अंतिम कार्य क्या होता है, गृह कार्य दिया जाता है। देखिए, इसी के साथ व्याकरण की शिक्षण विधि और व्याकरण की पाठ्य योजना का कार्य समाप्त होता है। अब हम
अन्य शिक्षण विधि की बात करें तो दूसरी शिक्षण विधि है जिसका नाम है गद्य। गद्य का मतलब होता है गद्य धातु से बनता है, इसलिए गद्य है। और गद्य का मतलब आज हम गद्य की शिक्षण विधि और पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं गद्य शिक्षण। शिक्षण का नाम क्या है? गद्य शिक्षण। शिक्षण का नाम क्या है? गद्य शिक्षण है। और इसका उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो ग्रहण प्लस अभिव्यक्ति। उद्देश्य क्या है कि गद्य शिक्षण में अध्यापक, यूं समझिए, इसका जो मुख्य बिंदु है या मुख्य जो उद्देश्य है, यहां पर सबसे ज्यादा एक तो ग्रहण होता है, और ग्रहण करता है तो व्यक्ति क्या करता है? उसको अभिव्यक्त भी करता है। तो इसका उद्देश्य है, जैसे व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य था भाषा का ज्ञान, वैसे ही गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, अभिव्यक्त का मतलब अभिव्यक्त करना। पहले अध्यापक या जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं? सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर इनपुट के बाद में वो क्या करते हैं? उनको आउटपुट करते हैं। आउटपुट का मतलब होता है अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? अभिव्यक्त। तो पहले क्या करेगा? पहले ग्रहण करेगा और उसके बाद में क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा। तो इनका मतलब इनपुट और आउट का मतलब आउटपुट होता है। जैसे सुनना और बोलना, ठीक है, सुनता है फिर बोलता है, वैसे ही पढ़ता है और लिखता है। तो गद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना है। इसके बारे में थोड़ा सामान्य परिचय की चर्चा कर लेते हैं। गद्य साहित्य की सामान्य परिचय की बात करें तो गद्य जो दर्शन है, उस गद्य का प्रथम दर्शन हमें यजुर्वेद में होता है। वेद की बात करें तो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले जो गद्य का प्रथम दर्शन होता है हिंदू साहित्य में, यूँ समझिए सभी साहित्यों में सबसे मूल है वेद, और वेदों में तो ऋग्वेदों में तो पद्य का दर्शन होता है, जबकि यजुर्वेद में गद्य का प्रथम दर्शन होता है। कहा गया है गद्यात्मको यजु। यजु यानी यह जो यजुर्वेद है वह कैसा है? गद्यात्मक है। गद्य के रूप में प्राप्त होता है कौन? यजुर्वेद। गद्यात्मको यजु, यजु का मतलब होता है यजुर्वेद, यानी गद्य साहित्य का प्रथम दर्शन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, इसलिए कहा गया है गद्यात्मको यजु। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में भी गद्य मिलता है। ये जो ग्रंथ हैं कौन कौन से? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। इन उपनिषदों में भी हमें क्या मिलता है? गद्य मिलता है। क्या मिलता है? गद्य मिलता है। एक धातु है जिसका नाम है गद धातु। धातु का नाम क्या है? गद धातु है। और एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है यत प्रत्यय। अजंता धातु यत साथ और गद यद मध्यम वासी एक सूत्र है, उस गद धातु से गद में यत प्रत्यय से क्या बनता है? गद। द है। अब बताओ, द के अंदर एक हमने जोड़ा य, दो द और ये से क्या बनता है? ध्य। क्या बन गया? गद्य, है ना। और रूप क्या बनता है? गद्यम। तो गद धातु से यत प्रत्यय करने से यत में से तय किया इत संज्ञा हो जाती है, बचता है ये, तो गदधन ये से क्या बन गया? गद्य, है ना। और गद्य शिक्षण की बात करें तो गद्य शिक्षण गद्य वक्तायाम वाची धातु से यत प्रत्यय करने पर गद्य शब्द बनता है। सामान्य बात है, गद्य जो शब्द है यह गद्य शब्द गद्य धातु और यत प्रत्यय करने से बनता है। किससे बनता है? गद्य धातु और यत प्रत्यय करने से क्या बनता है? गद्य बनता है। एक विद्वान है जिनका नाम है दंडी। दंडी ने कहा है कि अपाद पद संतानो लक्षणम, अपाद पद संतानो लक्षणम। दंडी ने क्या कहा? इसके लिए लक्षण दिया है। कई बार परीक्षा के अंदर लक्षण पूछ लिया जाता है कि यह लक्षण किसने दिया, कि अपाद, जिसके पाद नहीं है, और पद संतान लक्षण, और पद के अनुसार उसके क्या है? लक्षण दिखाई देता है ना। तो अपाद पद संतानो लक्षणम किस विद्वान ने कहा? दंडी ने कहा। दंडी ने कहा एक और परिभाषा दी है, ओजस समास भूयस्त्वम एतद गद्य से जीवितम। ओजस समास भूयस्त्वम एतद गद्य से जीवितम, ये बात भी किसने कही है? दंडी ने कही है। दंडी की बात करें, पहला लक्षण है अपादः पद संतानो लक्षणम। पहला कौन सा लक्षण है? अपादः पद संतानो लक्षणम। दूसरा है ओजस समास भूयस्त्वम एतत् गद्यस्य जीवितम। ओजस समास भूयस्त्वम एतत् गद्यस्य जीवितम। एक विश्वनाथ है, विश्वनाथ ने दिया है वृत्त बंध रहितम गद्यम। वृत्त और बंधन से रहित होता है कौन? गद्य। क्योंकि जो पद्य होता है वो तो छंदों के अनुसार चलता है, क्योंकि पद्य में श्लोक आदि का जो निर्माण होता है वो छंद से छंद सहित होता है। यह किसी बंधन से रहित नहीं होता, किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं होता है। इसलिए कहा गया है, विश्वनाथ ने कहा है कि वृत्त बंध रहितम गद्यम। वृत्त से बंधित
और वृत्त यानी वृत्त से और बंध से रहित कौन होता है? गद्य होता है। ठीक है, विश्वनाथ ने क्या कहा? विश्वनाथ ने कहा है वृत्त बंध रहितम गद्यम। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये गद्य साहित्य का प्रथम दर्शन यजुर्वेद में होता है, इसलिए कहा गया है गद्यात्मको यजु। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में गद्य के दर्शन मिलते हैं या गद्य दिखाई देता है। गद्य शब्द की बात करें, इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो गद्य धातु और यत् प्रत्यय से शब्द बनता है, गद्य बनता है। क्या बनता है? गद्य बनता है। दंडी ने लिखा है कि अपादपद संतानो लक्षणम ओजस समास भूयस्तम एतद गद्य से जीवितम। और विश्वनाथ ने कहा है क्या? वृत्त बंध रहिताम गद्यम। वृत्त से, बंधन से रहित जो होता है वह क्या होता है? गद्य होता है। अब ये जो गद्य शिक्षण है, उस गद्य शिक्षण का उद्देश्य की बात करें तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है? ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। क्या होता है? ग्रहण और अभिव्यक्त। क्या होता है? ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। शुद्ध पदों का ज्ञान व उच्चारण। गद्य का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो तो यह है, क्या है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य? ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। अच्छा, उद्देश्य की बात करें तो शुद्ध पदों का ज्ञान व उच्चारण करना। इसमें क्या होता है? शुद्ध पदों का ज्ञान होता है, वह उच्चारण करता है। नए नए शब्दों के प्रति आकर्षित करके छात्रों में अभिरुचि पैदा करना। गद्य में जो नए नए शब्द आते हैं उन शब्दों से छात्र उन शब्दों के प्रति आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने से छात्रों में अभिरुचि पैदा होती है। क्या होती है? अभिरुचि पैदा होती है। तो नए नए शब्दों के प्रति आकर्षित करके छात्रों में अभिरुचि पैदा करना। क्या करना? छात्रों में अभिरुचि पैदा करना। शुद्ध पदों का ज्ञान व उच्चारण। नए नए शब्दों के प्रति आकर्षित करके छात्रों में क्या करना? अभिरुचि पैदा करना। नए नए जो भी शब्द आएंगे तो छात्रों में उन शब्दों के प्रति क्या होगी? रुचि, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? रुचि। और उनसे उसमें क्या हो जाएगी? अभिरुचि पैदा होती है। ठीक है। शब्द भंडार व सूक्तियों का ज्ञान प्रदान करना। जैसे जैसे नए नए शब्दों को सीखते जाएंगे तो उनकी सूक्तियों का भंडार होगा, यानी शब्दों का भंडार होगा और सूक्तियों के माध्यम से उन्हें सूक्तियों का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। सुधन उक्ति अर्थात अच्छी अच्छी उक्तियां, और इन अच्छी उक्तियों के माध्यम से भी छात्रों में क्या होता है? छात्रों में शब्द भंडार का क्या होता है? वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? शब्दों के भंडार की क्या होती है? वृद्धि होती है। भावाभिव्यक्ति तथा कल्पना शक्ति का वर्णन। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के भावों की जो भी अभिव्यक्ति है वह तथा कल्पना शक्ति का भी क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। उद्देश्य ग्रहण प्लस अभिव्यक्ति, ग्रहण करना व अभिव्यक्त करना। शुद्ध पदों का ज्ञान व उच्चारण। नए नए शब्दों के प्रति आकर्षित करके छात्रों में अभिरुचि पैदा करना। शब्द भंडार व सूक्तियों का ज्ञान प्रदान करना। भाव अभिव्यक्ति तथा कल्पना शक्ति का वर्णन करना। ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है इसका? ग्रहण करना व अभिव्यक्त करना। और सामान्य उद्देश्यों की बात करें तो ये सब किसके? गद्य के सामान्य उद्देश्य हैं। अब इसकी विधियों की बात करें, गद्य शिक्षण की विधियों की बात करें तो गद्य शिक्षण की बात करें तो गद्य शिक्षण की कोई विधि नहीं होती। वैसे तो गद्य शिक्षण की स्पष्ट रूप से या सामान्य रूप से बात करें तो गद्य शिक्षण की कोई शिक्षण विधि नहीं होती। तो इसका मतलब किसकी होती है? हम जो पढ़ते हैं वो किसकी शिक्षण विधियां हैं? गद्य की नहीं होती है, केवल काठिन्य निवारण की विधियां होती है। जब छात्रों को कठिनता का बोध होता है, कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो उनके काठिन्य को निवारण करने के लिए अध्यापक क्या करता है? इन विधियों का, इन प्रविधियों का सहारा लेता है। गद्य शिक्षण की वस्तुतः शिक्षण विधियां नहीं होती, जबकि गद्य शिक्षण विधियां वस्तुतः काठिन्य निवारण की विधियां होती है। किसकी होती है? काठिन्य निवारण। और काठिन्य निवारण का मतलब यह है जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों के निवारण के लिए जिन विधियों का सहारा लेता है अध्यापक, उन विधियों के माध्यम से वह उनको सरल करता है। कौन से शिक्षण की स्पष्ट शिक्षण विधियां नहीं होती? गद्य शिक्षण की। फिर गद्य शिक्षण की कौन सी शिक्षण विधियां होती है? गद्य शिक्षण की शिक्षण विधियां नहीं होकर के वस्तुतः काठिन्य निवारण की शिक्षण विधियां होती है। यानी गद्य में किसके लिए शिक्षण विधियां होती है? काठिन्य निवारण के लिए होती है। एक है जिसका नाम है उद्बोधन विधि। उद्बोधन का मतलब होता है उद्बोधन करना या अर्थबोध विधि। पहली विधि का नाम है। अब क्या करता है अध्यापक?
उद्बोधन विधि के माध्यम से या अर्थबोध विधि के माध्यम से छात्रों को पढ़ाता है। और यहाँ क्या करता है अध्यापक, छात्रों को समझाने के लिए अन्य प्रविधियों का सहारा लेता है। वैसे गद्य शिक्षण की शिक्षण विधियां नहीं होती है, काठिन्य निवारण के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, पहली विधि का नाम क्या है, उद्बोधन विधि। क्या नाम है, उद्बोधन विधि। और उद्बोधन विधि का एक अन्य नाम क्या है, अर्थबोध विधि। क्या नाम है, अर्थबोध विधि। अर्थ का बोध करवाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अर्थबोध विधि। और यह विधि किस स्तर हेतु उपयोगी है, प्राथमिक स्तर हेतु। प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं उन छात्रों के लिए काठिन्य निवारण करवाने के लिए अध्यापक उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि का सहारा लेता है। इसलिए यह प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, श्रेष्ठ विधि है। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेता है। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए अनेक साधनों का क्या लेता है, सहारा लेता है। अनेक साधनों का सहारा लेता है। ठीक है, वही बात हो गई कि जब छात्रों को कठिन शब्दों का ज्ञान नहीं होता है तो उन शब्दों के अर्थ को बताने के लिए अध्यापक अनेक प्रविधियों का प्रयोग करता है। जैसे क्या करता है, चित्र या रेखा चित्र दिखाता है। उनको अर्थ बताने के लिए अध्यापक क्या करता है, चित्र या रेखा चित्र यानी मानचित्र दिखाकर। चित्र या रेखा चित्र का मतलब क्या हुआ, मानचित्र दिखाकर। यहाँ पर महापुरुष, जैसे यदि कोई महापुरुष का नाम है तो छात्र उसका बोध नहीं कर पा रहे हैं तो अध्यापक क्या करता है, या तो उद्बोधन के माध्यम से, अर्थबोध के माध्यम से सिखाता है ना, फिर भी छात्र समझ नहीं पाते हैं तो अर्थ को बताने के लिए अनेक साधनों का या प्रविधियों का वह क्या करता है, प्रयोग करता है। तो वो क्या करता है, छात्रों के सामने रेखा चित्र या चित्र प्रदर्शित करता है। अब जैसे रेखा चित्र मानचित्र दिखाता है तो उनमें क्या क्या दिखाता है, जैसे महापुरुषों के, जैसे गणितीय चित्र है तो गणितीय आकृतियाँ, जैसे देश प्रदेश के नाम, तो वहाँ जैसे मान लो पढ़ाते समय कालिदास का वर्णन कर रहा है और कालिदास मेघदूत ग्रंथ के माध्यम से उज्जैन नगरी, अलकापुरी आदि का वर्णन करता है, तो छात्र को मन में जिज्ञासा होती है कि उज्जैन कहाँ है। तो अध्यापक क्या करता है, कई बार मानचित्रावली के द्वारा यानी मैप के द्वारा, देश प्रदेश का जो मैप होता है उस मैप के द्वारा छात्रों को बोध करवाता है कि यहाँ अलकापुरी से लेकर के यहाँ तक का वर्णन किया गया है। तो फिर उसमें यहाँ बोध हो जाता है कि छात्रों को ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक, है ना। जैसे कोई मान लो सामान्य में SST की बात करूँ, सामाजिक पढ़ा रहा है अध्यापक और किसी रोड की चर्चा हो रही है ना, परिवहन की चर्चा हो रही है, तो उस मानचित्र के माध्यम से छात्रों को ये बोध हो जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रोड है, यहाँ तक ये है, यहाँ ये है, ये देश यहाँ स्थित है, ये यहाँ स्थित है। तो इन चीज़ों के लिए गणित पढ़ा रहा है तो गणित की आकृतियों के लिए, महापुरुषों के बारे में बता रहा है तो महापुरुष की आकृति दिखा करके ये महापुरुष ऐसे थे, इनके माध्यम से छात्रों को समझाया जाता है। तो उद्बोधन विधि की बात करें तो इसको समझाने के लिए वह अध्यापक क्या करता है, या तो चित्र या मानचित्र दिखाता है या प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब होता है मॉडल। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, मॉडल। अब मॉडल दिखाना, जैसे ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी का मॉडल, आपदा प्रबंधन के, यातायात व्यवस्था के आदि उनको मॉडल दिखाए जाते हैं। छात्रों को क्या दिखाए जाते हैं, मॉडल। ठीक है, पहला चित्र या रेखा चित्र या मानचित्र दिखाकर, प्रतिकृति का मतलब होता है मॉडल दिखाकर। तीसरे की बात करें, एक होता है प्रत्यक्ष अभिनय करके। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने ही, छात्रों के सामने ही क्या करता है, अभिनय करता है। अभिनय का मतलब क्या होता है, नाटक करना। जैसे किसी ऐसे गद्य को पढ़ा रहा है तो उसमें छात्रों के सामने अध्यापक क्या करता है, स्वयं भी कई बार हंसता है जोर जोर से, कई बार गाता है, कई बार दौड़ता है, ऐसे कक्षा में ऐसे ऐसे अभिनय करता है या पढ़ता है जोर जोर से, आदि क्रियाओं के माध्यम से भी छात्रों को क्या करता है, समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष अभिनय करके। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सामने ही, उनके सामने क्या करेगा, अभिनय करेगा। तो क्या करेगा, अभिनय के अंदर कभी हंसेगा जोर जोर से, कभी गाएगा, कभी दौड़ेगा और कभी पढ़ेगा, आदि क्रियाएं अध्यापक करता है। पदार्थ का प्रत्यक्ष करवाकर। अब जैसे मान लो कोई पुष्प है, कोई फल है, कोई पुस्तक है, तो आदि का प्रत्यक्ष उनके सामने भी पुस्तक को, पुष्प को, फल को, फर्नीचर आदि को भी दिखा देता है। जैसे रूप यौवन संपन्ना है, एक श्लोक पढ़ा होगा आप लोगों ने, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका। एक पुष्प होता है किंसुक का पुष्प, तो रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका। कहा गया है कि कोई व्यक्ति रूप से और युवा अवस्था भी है, बहुत सुंदर है, उसकी युवा अवस्था भी है और विशाल कुल में उसने जन्म भी लिया है, लेकिन विद्याहीना न शोभन्ते, बिना विद्या से उसकी शोभा नहीं होती है। मानते हैं कि उसने विशाल कुल में जन्म लिया, रूप भी बहुत अच्छा है, सुंदर भी बहुत है, युवा अवस्था भी है, लेकिन वह विद्वान नहीं है, तो उसकी वो किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार से किंसुक का जो फूल होता है वह दिखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन वह फूल ही किस काम का जिसमें क्या नहीं हो, सुगंध नहीं हो। तो दूर से तो अच्छा लगता है किंसुक, लेकिन जब पास में जाते हैं तो उसकी महक नहीं होती है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी प्रकार से देखें, अब मान लो छात्रों को बोध करवाता है कि फूल तो किंसुक का फूल दिखाता है, फल किसी फल की बात होती है फल दिखाता है, पुस्तक की बात होती है पुस्तक, फर्नीचर आदि के बारे में दिखाता है तो फर्नीचर आदि को दिखाता है। तो कुछ वस्तुओं का वो प्रत्यक्ष भी दिखा सकता है। ठीक है, पहली विधि की बात करें, उद्बोधन विधि, इसे अर्थबोध विधि भी कहते हैं। इस विधि में अध्यापक क्या करता है, चित्र या मानचित्र दिखाता है, कई बार प्रतिकृति या मॉडल दिखाता है, कई बार प्रत्यक्ष अभिनय करता है और कभी कभी पदार्थों का प्रत्यक्ष भी करा देता है। इस विधि के गुणों की बात करें तो गुण की बात करें, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र सक्रिय रहता है। यह विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि अध्यापक अलग अलग प्रविधियों का सहारा लेता है। जैसे चित्र दिखाता है कभी उनको, कभी मॉडल दिखाता है, कभी स्वयं प्रत्यक्ष अभिनय करता है, कभी कभी पदार्थ का प्रत्यक्ष भी करवाता है। इससे छात्र इसमें क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यह इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। रुचिकर शिक्षण के कारण ज्ञान में स्थायित्व आता है, क्योंकि अलग अलग प्रविधियों का सहारा लेता है ना, इसलिए छात्रों में शिक्षण के कारण ज्ञान में क्या आता है, स्थायित्व आता है। देखी हुई चीज समझी हुई चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहां पर क्या करता है कि छात्र जब उसको समझ में नहीं आता है तो अध्यापक किसी न किसी साधन के सहारे से उनको स्पष्ट बोध करवा देता है, तो ज्ञान में क्या आ जाता है, स्थायित्व आ जाता है। क्या आ जाता है, स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, स्थायित्व आता है। ठीक है, इस विधि की बात करें, पहली विधि का नाम क्या था, अर्थबोध विधि। मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र इसमें सक्रिय रहता है, रुचिकर शिक्षण के कारण ज्ञान में क्या आता है, स्थायित्व आता है। ठीक है, दूसरी विधि की बात करें, दूसरी विधि है जिसका नाम है प्रवचन। प्रवचन का मतलब था वचन देना या कथन कहना। पहली विधि का नाम था उद्बोधन विधि, दूसरी विधि का नाम है प्रवचन विधि। प्रवचन का मतलब होता है वचन देना, बोलना। यहां पर भी अध्यापक क्या करता है, अनेक प्रविधियों का सहारा लेता है। वहां तो साधनों का सहारा भी ले रहा था, यहां पर अनेक प्रविधियों का या उपविधियों का भी क्या करता है, सहारा लेता है। दूसरी विधि का नाम क्या है, प्रवचन विधि। विधि का नाम क्या है भाई, प्रवचन विधि। इस विधि में अध्यापक विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से काठिन्य निवारण करता है। अच्छा, गद्य शिक्षण की स्पष्ट शिक्षण विधि तो होती नहीं है, काठिन्य निवारण करने के लिए शिक्षण विधियों का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ अध्यापक क्या करता है, जब छात्रों के सामने समस्याएं आती है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करता है, काठिन्य निवारण करता है। काठिन्य निवारण का मतलब यहाँ जब उनको स्पष्ट बोध नहीं होता तो अनेक प्रविधियों का सहारा लेता है, उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। क्या करता है, स्पष्ट करने का क्या करता है, प्रयास करता है। पहली विधि जिसका नाम है अनुवाद विधि। देखिए, यह अनुवाद विधि प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। जब छात्रों को उन शब्दों का स्पष्ट बोध नहीं हो रहा होता है, जब गद्य को अध्यापक पढ़ा रहा है और छात्रों को गद्य के कुछ शब्दों का स्पष्ट बोध नहीं होता है, अर्थबोध नहीं हो रहा है, तो अध्यापक क्या करता है, अनुवाद विधि का सहारा लेता है। और कौन से कक्षा के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। अच्छा, कौन सी विधि का सहारा लेता है, अनुवाद विधि का सहारा लेता है। अच्छा, अध्यापक क्या करता है, संस्कृत हो या हिंदी हो, यहां क्या करता है, अध्यापक संस्कृत पदों का सरल भाषा में अनुवाद करता है। अच्छा, संस्कृत की जगह हिंदी पढ़ा रहा है, छात्रों को समझ नहीं आ रहा, तो भी अध्यापक क्या करता है, सरल भाषा में उनका अनुवाद करके या सामान्य भाषा में उनको प्रयुक्त करने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। अरे भाई, जब अध्यापक ही क्या करेगा, किताब पढ़ेगा, पुस्तक को पढ़ता रहेगा, पुस्तक को पढ़ते ही जब उनको समस्या आ रही है छात्रों के सामने पढ़ाते समय, तो अध्यापक उसका अर्थ भी बताएगा। तो छात्रों की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, छात्र उसमें कोई
उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक क्या कर रहा है, खुद ही प्रवचन दे रहा है, उनका अनुवाद बता रहा है और छात्र चुपचाप मूक दृष्टा चुपचाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो छात्र क्या है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो प्रतिक्रिया नहीं होगी तो छात्र क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय रहते हैं। अतः उन्हें व्याकरणात्मक ज्ञान नहीं मिल पाता है, इस विषय का पूर्ण रूप से उनको ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसका मतलब यह विधि उत्कृष्ट विधि नहीं है। विधि का नाम है प्रवचन या कथन विधि। इसकी प्रविधि की बात करें, इसकी जो उपविधि है उस उपविधि का नाम है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में अध्यापक क्या करता है, संस्कृत में पदों का सरल भाषा में अनुवाद करता है, लेकिन इसमें छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, तथा उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं मिल पाता है। किसका ज्ञान नहीं मिल पाता है, व्याकरण का ज्ञान नहीं मिल पाता है। ठीक है, दूसरी बात करें, एक होती है कोश, और कोश का मतलब होता है शब्दकोश। शब्दकोश, अब छोटे छात्रों के लिए शब्दकोश प्रयुक्त नहीं होता है, यह होता है उच्च स्तरीय। तो कौन से स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए। पाठ में आए पदों के कोश का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन यह विधि उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि छोटे छात्रों को, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो छात्र होते हैं उनको कोश का ज्ञान नहीं कराया जाता है, क्योंकि उनको इस चीज़ का अर्थबोध नहीं होता है, इसलिए यह उच्च स्तरीय छात्रों के लिए ही क्या है, उपयोगी है। दूसरी विधि का नाम क्या है, कोश विधि। कोश का मतलब शब्दकोश के माध्यम से कठिन शब्दों के अर्थ को बोध कराने के लिए शब्दकोश का भी क्या करता है, अध्यापक प्रयोग करता है। ठीक है, पहली है अनुवाद विधि, दूसरी विधि का नाम क्या है, कोश विधि। कोश का मतलब शब्दकोश, ठीक है, प्रवचन यानी प्रवचन देगा, पहला क्या करेगा, अनुवाद, फिर कोश, फिर क्या है, जिसका नाम है टीका विधि। एक का नाम है टीका। अब वो अनेक टीकाएं होती है ना, जैसे मलिनाथ की टीकाएं मिलती है संस्कृत में, वैसे ही इस विधि में अध्यापक प्राचीन टीकाओं का तथा भाष्यों का प्रयोग कर काठिन्य निवारण करता है। क्या करता है, भाष्यों का प्रयोग करता है, अनेक टीकाओं के माध्यम से अनेक भाष्यों का प्रयोग करता हुआ काठिन्य निवारण करने का प्रयास करता है। टीका का मतलब होता है दूसरी उप पुस्तिका, जिसे कहते हैं एक पुस्तिका को समझाने के लिए, एक अर्थ को बताने के लिए दूसरी पुस्तक का सहारा लेकर के अध्यापक उसके अर्थ को स्पष्ट करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, विधि का नाम क्या है, टीका विधि। प्रविधि है जिसका नाम क्या है, टीका, और इस विधि में अध्यापक प्राचीन टीकाओं तथा भाष्यों का प्रयोग कर काठिन्य निवारण करता है। क्या करता है, काठिन्य निवारण करता है। अंतिम है इसकी प्रवचन विधि की बात करें तो इसकी विधि का नाम है एक परिभाषा विधि। क्या नाम है, परिभाषा विधि। अध्यापक क्या करता है, परिभाषाओं के माध्यम से काठिन्य निवारण करता है। क्या करता है, परिभाषा, कि पाठ में आए पारिभाषिक शब्दों को उदाहरण सहित समझाया जाता है। किसके माध्यम से समझाया जाता है, उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दों के माध्यम को उदाहरणों के माध्यम से समझाता है, टीकाओं के माध्यम से समझाता है। ठीक है, अनुवाद के माध्यम से समझाता है, और कभी कभी क्या करता है, शब्दकोश के या कोश के माध्यम से समझाता है। विधि का नाम है प्रवचन या कथन विधि। पहली विधि का नाम था अर्थबोध विधि, और ये दूसरी विधि है जिसका नाम क्या है, प्रवचन या कथन विधि। प्रवचन या कथन विधि में अध्यापक सबसे पहले प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए अनुवाद का कार्य करता है, अनुवाद विधि। प्रविधि का सहारा लेता है, उसके बाद में कोश का सहारा लेता है उच्च स्तर के छात्रों के लिए, उसके बाद टीका का सहारा लेता है, अनेक टीकाओं का भी प्रयोग करता है, और अंतिम परिभाषा विधि का भी क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, दो विधियां। तीसरी विधि की ओर बढ़े, और एक तीसरी विधि है जिसका नाम है स्पष्टीकरण विधि। विधि का नाम क्या है, स्पष्टीकरण विधि। देखिए इस विधि का नाम क्या है, स्पष्टीकरण विधि। अब स्पष्टीकरण विधि की बात करें तो इस विधि में अध्यापक अनेक उपविधियों का सहारा लेकर पाठ में आए पदों को स्पष्ट करता है। अच्छा, नाम ही क्या है, स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण में क्या करेगा, स्पष्ट करेगा, और किनको स्पष्ट करेगा, पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा। तो अब स्पष्ट करने के लिए वह क्या करेगा, अनेक प्रविधियों का सहारा लेगा। जब छात्रों को ऐसे बोध नहीं होगा तो अध्यापक क्या करेगा, दूसरी उपविधियों या प्रविधियों का क्या लेगा, सहारा लेगा।
पहले लिए सबसे पहले क्या करेगा, वो व्युत्पत्ति के द्वारा समझाने का प्रयास करेगा। व्युत्पत्ति का मतलब आपको बता रखा है पहले भी, संस्कृत भाषा का ही मुख्य उद्देश्य क्या है, व्युत्पत्ति करना। और व्युत्पत्ति का मतलब क्या है, टुकड़े करना, अलग अलग करना। बड़े बड़े शब्द हैं उनको अलग अलग करना, यानी उनका संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि अलग अलग करके उनको समझाने के लिए, उनको अर्थबोध करने के लिए उनको स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण करना, यानी स्पष्ट करेगा। स्पष्ट करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, जब व्युत्पत्ति करेगा। क्या करेगा, व्युत्पत्ति करेगा। तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञापद, क्रियापद आदि की अलग अलग व्युत्पत्ति करके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, ये सब कार्य करके व्युत्पत्ति करता है। अब एक बात है ये कि यह व्युत्पत्ति का जो काम होता है तो छोटे छात्रों के लिए तो हो नहीं सकता। इसका मतलब किन के लिए होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। प्राथमिक और माध्यमिक छात्र जो छात्र होते हैं, वर्ग के लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये कार्य किन के लिए होता है, उच्च स्तरीय होता है। कौन से स्तर के लिए होता है, उच्च स्तर के लिए होता है। कौन सा कार्य, व्युत्पत्ति का कार्य। ठीक है, पहली विधि का नाम क्या है, व्युत्पत्ति। और अध्यापक क्या करता है, यहाँ व्युत्पत्ति करता है। क्या करता है, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना उनको। शब्दों की व्युत्पत्ति का मतलब यहाँ शब्दों को, सामासिक पदों को समास के द्वारा स्पष्ट करना, कुछ शब्दों का उनका संधि कार्य करना, उपसर्ग को बताना, उनके प्रत्यय को बताना, यानी शब्दों को अलग अलग करके उनको अर्थ स्पष्ट करते हुए। जैसे सबसे पहले अध्यापक क्या करेगा, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इस वाक्य में जो संज्ञा पद क्या है, क्रियापद क्या है आदि की अलग अलग व्युत्पत्ति करके अर्थ को क्या करता है, स्पष्ट करता है। और यह कार्य उच्च स्तरीय क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरा है वाक्य प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा, वाक्य के प्रयोग के द्वारा। पाठ में आए कठिन पदों को अध्यापक क्या करता है, पाठ में आए कठिन पदों को किसी दूसरे सरल वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ को स्पष्ट करता है। जैसे संस्कृत पढ़ा रहा है अध्यापक, तो पाठ में आए कठिन पदों को किसी दूसरे सरल वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ को क्या करता है, स्पष्ट करता है, वाक्य का प्रयोग करके। जैसे देखिए, एक संस्कृत का श्लोक है, वो पढ़ा रहा है, मान लो यहाँ श्लोक पद्य का कार्य है वैसे, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। पद्य की बात नहीं हो रही है, गद्य की बात हो रही है। फिर भी एक बार थोड़ा बोध करना, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे प्रिय वाक्ये प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। एक श्लोक है ये। अब जब ये श्लोक छात्रों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम पद्य नहीं पढ़ा रहे, गद्य पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको स्पष्ट करके बता रहा हूं मैं व्युत्पत्ति के द्वारा और वाक्य में प्रयोग द्वारा कैसे समझाया जाता है। तो फिर अध्यापक क्या करता है, दूसरा कुछ श्लोक, अब उसको श्लोक छात्रों को समझ नहीं आ रहा तो हिंदी का सहारा लेगा और वो कहेगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ओरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होय कबीरा, आप हूँ शीतल होय। तो यानी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अब यहाँ क्या कर रहा है, अन्य वाक्य में प्रयोग कर रहा है। अब अन्य वाक्य में प्रयोग हो गया, फिर भी स्पष्ट नहीं हो रहा तो फिर हिंदी में बताएगा कि ऐसी वाणी बोलो जिससे व्यक्ति सुनने वाला और बोलने वाला दोनों क्या हो, प्रसन्न हो। कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो स्वयं को ही बुरी लगती है तो सामने वाले को भी क्या लगती होगी, बुरी लगती होगी। इसलिए वो क्या करता है, शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ अध्यापक क्या करता है, वाक्य में प्रयोग करता है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। वाक्य यानी एक भाषा से या पाठ में जो भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को किसी दूसरे सरल वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ को क्या करता है, स्पष्ट करता है। अब देखिए, तुलना के द्वारा, यहाँ समानार्थक व विलोम शब्द आदि के द्वारा तुलना की जाती है। तुलना की समानार्थक, अभी जो श्लोक बताया आपको, श्लोक था, वो भी एक तुलना का कार्य कर सकता है, क्योंकि हिंदी का हमने तुलना करी संस्कृत से, संस्कृत की तुलना हिंदी से करी, तो तुलना के द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, तुलना के द्वारा। किसके द्वारा होती है, तुलना के द्वारा। और तुलना के द्वारा यहाँ समानार्थक व विलोम शब्द आदि के द्वारा भी तुलना की जाती है। अंतिम क्या है, उदाहरण। उदाहरण अंतकथाओं व प्रसंगों के माध्यम से भी काठिन्य निवारण किया जाता है। किन किन के द्वारा, कभी कभी अध्यापक क्या करता है, बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो अनेक उदाहरणों के द्वारा, अंत कथाओं के द्वारा,
और किसी भी प्रसंग, जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के माध्यम से भी अध्यापक काठिन्य निवारण का कार्य करता है। क्या करता है? काठिन्य निवारण का कार्य करता है। देखिए विधि का नाम क्या है? स्पष्टीकरण विधि। इस विधि में अध्यापक अनेक उपविधियों का सहारा लेकर पाठ में आए पदों को स्पष्ट करता है। दूसरी है पहले नंबर पे इसकी प्रविधियों की बात करें तो पहली है व्युत्पत्ति विधि। अध्यापक क्या करता है? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञापद, क्रियापद आदि के द्वारा शब्दों की क्या करता है? व्युत्पत्ति करता है। दूसरा है वाक्य प्रयोग के द्वारा। वाक्य प्रयोग में अध्यापक क्या करता है कि उस कठिन पदों को समझाने के लिए सरल उपवाक्यों का क्या करता है? प्रयोग करता है। तीसरा तुलना के द्वारा। अध्यापक क्या करता है? तुलना करता है। तो तुलना का मतलब संभाव्य पदों के द्वारा उनकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और अंत में क्या करता है? उदाहरण या अंत कथाओं प्रसंगों के माध्यम से भी काठिन्य निवारण का कार्य करता है। उदाहरण, अंत कथाएं, प्रसंग के माध्यम से भी अध्यापक काठिन्य निवारण का कार्य करता है। अंतिम विधि की बात करें तो एक विधि है जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि। विधि का नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि या सुकराती विधि। देखिए प्रश्न उत्तर विधि जो है ना बताओ, प्रश्नोत्तर विधि में छात्र सक्रिय रहता है। क्यों रहता है? कि अध्यापक क्या करता है? छात्रों से प्रश्न करता है। तो अध्यापक और छात्रों में क्या है? कम्युनिकेशन बना रहता है, विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। अध्यापक पूछता है, छात्र सक्रिय रहता है, जवाब देता है। ठीक है। और अध्यापक और छात्रों के बीच में क्या होता है? संवाद होता है। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों और अध्यापक के बीच में क्या होता है? संवाद होता है। अब इसका नाम एक और है डायलेक्टिक मेथड, डायरेक्ट संपर्क होता है। और सुकराती विधि इसलिए कहा जाता है कि इसको देने वाले एक विद्वान है जिनका नाम है सुकरात। इस विधि को देने वाले विद्वान का नाम है सुकरात, और सुकरात के द्वारा दिए जाने के कारण इस विधि का नाम क्या पड़ गया? सुकराती विधि। सुकराती विधि को ही संवाद विधि कहते हैं और इसी को ही प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। इसी को ही डायलेक्टिक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलेक्टिक मेथड। प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि या सुकराती विधि, जिसका अन्य नाम क्या है? डायलेक्टिक मेथड। इस पद्धति में शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। इस विधि में क्या करता है अध्यापक? प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को प्रश्न पूछता रहता है और प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करता रहता है। यानी इस पद्धति में शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। जितना पढ़ाया जाता है उसमें से फिर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फिर प्रश्न पूछता है अध्यापक, फिर आगे बढ़ता है, फिर प्रश्न पूछता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर प्रश्न पूछता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे करते करते अध्यापक पाठ के प्रवाह को आगे चलाता रहता है और पाठ को पूर्ण करने का प्रयास करता है। इसके प्रवर्तक सुकरात माने जाते हैं। कौन है भाई? सुकरात। कौन है? सुकरात। अतः इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकराती विधि। और सुकराती विधि को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सुकराती विधि को देने वाले व्यक्ति का नाम है सुकरात। और सुकरात के द्वारा दिए जाने के कारण इस विधि को क्या कहते हैं? सुकराती विधि। और सुकराती विधि को अन्य नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, छात्र और अध्यापक में संवाद होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ? संवाद विधि। और इससे अंग्रेजी जो नाम है वो क्या है? डायलेक्टिक मेथड। क्या नाम है? डायलेक्टिक मेथड। इसी के साथ हमारी जो हिंदी की जो या संस्कृत की जो गद्य शिक्षण की विधियां हैं वह समाप्त होती है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, गद्य शिक्षण की कोई स्पष्ट शिक्षण विधियां नहीं होती है। वस्तुतः काठिन्य निवारण के लिए गद्य की शिक्षण विधियां होती है। जिनकी बात करें तो पहली विधि है जिसका नाम है अर्थबोध विधि। कौन सी विधि है? अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि की बात करें या देखिए यह जो विधि है इसको समझाने के लिए अध्यापक क्या करता है? कभी कभी छात्रों को मानचित्र दिखाता है या चित्र दिखाता है, फिर कभी कभी मॉडल या प्रतिकृति दिखाता है। क्या दिखाता है? मॉडल या प्रतिकृति दिखाता है। कभी स्वयं अध्यापक प्रत्यक्ष अभिनय करता है, प्रत्यक्ष बच्चों के सामने नाटक करता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष अभिनय करता है। और कभी प्रत्यक्ष अभिनय करके, कभी क्या है? प्रत्यक्ष छात्रों को दिखा करके, प्रत्यक्ष में दिखा करके, यह पत्र पुष्प फूल आदि हैं। तो एक विधि है जिसका नाम है, दूसरी विधि प्रवचन या कथन विधि।
विधि का नाम क्या है? प्रवचन। प्रवचन का मतलब प्रवचन, वचनों को देना। और प्रवचन जब छात्रों को समझ में नहीं आता है, वचन देता है, तो छात्रों को समझाने के लिए अध्यापक क्या करता है? छात्रों के सामने सबसे पहले अनुवाद का कार्य करता है। क्या करता है? अनुवाद का कार्य। अच्छा, जब छात्रों के सामने अनुवाद का कार्य होता है तो यह जो अनुवाद का काम कौन सी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ रहता है? प्राथमिक स्तर के लिए। ठीक है, अनुवाद के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। जब अनुवाद के माध्यम से नहीं समझ में आता है तो अध्यापक क्या करता है? अनुवाद के बाद में वह अध्यापक उन छात्रों के सामने उनको कोश के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। कोश का मतलब होता है शब्दकोश आदि के द्वारा। ठीक है, पहले अध्यापक अनुवाद करता है, उसके बाद में कोश। क्या है प्रविधि का नाम? दूसरी प्रविधि का नाम क्या है? कोश विधि। पहली विधि का नाम क्या है? अनुवाद विधि, फिर कोश विधि, फिर टीका विधि और फिर परिभाषा विधि। फिर टीकाओं का यानी अन्य टीकाओं का प्रयोग करता है और टीकाओं के अन्य टीकाओं के माध्यम से छात्रों को समझाने का प्रयास करता है। और जो अंतिम है उसका नाम है परिभाषिक, यानी अन्य पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से छात्रों को समझाने का क्या करता है? प्रयास करता है। तीसरी विधि की बात करें तो उसका नाम है स्पष्टीकरण विधि। क्या नाम है? स्पष्टीकरण। अब छात्रों के अर्थ को स्पष्ट कराने के लिए अध्यापक या तो क्या करेगा? व्युत्पत्ति करेगा। क्या करेगा? व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति क्या होती है? कि शब्दों की व्युत्पत्ति करना, अलग अलग करके बताना कि इस शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, उपसर्ग जो भी हैं उन सब के बारे में व्युत्पत्ति करता है। फिर उसके बाद में छात्रों के सामने उनकी क्या करता है? तुलना करता है, वाक्य में प्रयोग करता है, तुलना करता है, उदाहरण देता है, उदाहरणों के माध्यम से समझाने के स्पष्ट करता है। सबसे पहले व्युत्पत्ति करता है, या फिर क्या करता है? अन्य शब्दों के द्वारा वाक्यों में प्रयोग करता है, या अन्य कोई दूसरे सरल वाक्यों के द्वारा उनका प्रयोग करता है, वाक्य में प्रयोग करता है। फिर उनकी तुलना करता है। फिर भी बोध नहीं होता है तो स्पष्ट करता है, किसके द्वारा? उदाहरण व अंतकथाओं के माध्यम से स्पष्ट करता है। एक है जिसका नाम है, जिसकी बात करें तो संवाद विधि, और संवाद विधि का अन्य नाम है प्रश्नोत्तर विधि। क्या नाम है भाई? कई बार पूछा जाता है डायलेक्टिक मेथड। एक है जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि इसके अंदर छात्र व अध्यापक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें प्रवाह होता रहता है, संवाद होता रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? संवाद विधि। प्रश्नोत्तर पूछने के कारण प्रश्नोत्तर विधि। देने वाले विद्वान का नाम सुकरात है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुकराती विधि। और इसे क्या कहते हैं? डायलेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलेक्ट मेथड। इस प्रकार से गद्य शिक्षण की कितनी विधियां होती है? 4 विधियां होती है। कौन कौन सी? उद्बोधन या अर्थबोध विधि, एक विधि का नाम है प्रवचन या कथन विधि, प्रवचन या कथन विधि, और एक है स्पष्टीकरण विधि, और एक है जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। गद्य को पढ़ाने के लिए कैसी पाठ्य योजना का निर्माण होना चाहिए, किस प्रकार से पाठ्य योजना का प्रयोग अध्यापक स्वयं करता है, और किस प्रकार के प्लान के माध्यम से, योजना के माध्यम से अध्यापक कक्षा में प्रस्तुति देता है, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, गद्य पाठ्य योजना, योजना का नाम है गद्य पाठ्य योजना। देखो, सबसे पहले अध्यापक पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। ऐसे नहीं कि क्लास, जो भी पूर्व ज्ञान इसलिए रखा जाता है, महत्वपूर्ण है कि जैसे छात्र का स्तर देखना होता है। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों के स्तर के अनुसार योजना निर्धारित की जानी चाहिए। मान लो 6th क्लास में आप पढ़ा रहे हो और उनका स्तर 4th क्लास का है, तो उस हिसाब से पढ़ाओ। उनका स्तर 8वीं क्लास के अनुसार है तो उस हिसाब से पढ़ाओ। तो उनके पहले पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। संस्कृत पढ़ाने चले गए, आप उनको श्लोक पढ़ा रहे हैं और उनको, या गद्य पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक स्पष्ट पढ़ने का ही बोध नहीं है, तो उनको उस विषय के बारे में पता ही नहीं है। जिस विषय को आप पढ़ाने वाले हैं, जिस पाठ्यक्रम में जिस बिंदु को आप पढ़ाने वाले हैं, उसका उनको बोध नहीं है, तो पहले क्या करना चाहिए? प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तावना के माध्यम से
प्रस्तावना कौशल में क्या किया जाता है, प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रस्तावना प्रश्नों की बात करूं तो प्रस्तावना प्रश्न 5 होते हैं, जिसमें चौथा या पांचवा जो प्रश्न होता है समस्यात्मक होता है। छात्रों को जब समस्या आती है तो छात्रों को सामने अध्यापक क्या करता है, उनके स्पष्ट करता है और उनको उद्देश्य कथन की ओर ले जाता है। तो प्रस्तावना के माध्यम से छात्रों के किसका ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। सबसे पहले अध्यापक क्या करेगा, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेगा। ठीक है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेगा क्या, किसके द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा। फिर प्रस्तावना करेगा। अच्छा, और फिर अध्यापक क्या कहता है, उद्देश्य कथन कहता है। उद्देश्य का मतलब यहाँ उद्देश्य कथन ये होता है कि आज हम जैसे कोई भी पाठ पढ़ेंगे तो उस पाठ के बारे में बताता है कि आज हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, गद्य पाठ योजना की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण। सबसे पहले क्या होता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण। फिर उसके बाद में प्रस्तावना, उसके बाद में क्या होती है, प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद में उद्देश्य कथन। कर्म सबको याद होना चाहिए, इनका कर्मश है। सबसे पहले गद्य पाठ योजना में सबसे पहले क्या किया जाता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, फिर उसके बाद में प्रस्तावना संबंधी प्रश्न, फिर उसके बाद में उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन कह के अब अध्यापक क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और प्रस्तुत का मतलब यहाँ विषय को उपस्थित करता है, विषयोपस्थापनम। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करेगा, विषय जो भी होता है उस विषय को क्या करेगा, उपस्थित करेगा छात्रों के सामने। तो विषय को उपस्थित करने के लिए अध्यापक सबसे पहले क्या करेगा, आदर्श वाचन करेगा। वाचन का मतलब वाचन पढ़ाएगा, प्रवचन करेगा, बोलेगा, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कैसे ही बोलेगा, आदर्श व्यवस्थित तरीके से कक्षा के स्तर अनुसार आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन जो होता है 1 बार 2 बार 3 बार अध्यापक कक्षा के स्तर के अनुसार करता है, अध्यापक द्वारा होता है। फिर छात्रों को कहा जाता है कि अब आप क्या कीजिए, अनुवाचन कीजिए। छात्र क्या करते हैं, अनुवाचन करते हैं। अनुवाचन का मतलब छात्रों के द्वारा, अब छात्रों के समूह के द्वारा अनुवाचन करवाया जाता है। एक होता है अनुकरण वाचन, एक एक छात्र के द्वारा करवाया जाता है। फिर जो छात्र अनुवाचन करते हैं और छात्रों से जो गलतियां होती है तो अध्यापक उनको क्या करता है, श्यामपट्ट पर लिख लेता है। अब वो अध्यापक श्यामपट्ट पे, जैसे सबसे पहले अध्यापक छात्रों के सामने क्या करेगा, आदर्श वाचन करेगा, छात्र सुनते रहेंगे। फिर छात्रों से क्या करवाया जाएगा, अनुवाचन। अब आप बोलिए भाई, जब छात्र बोलेंगे तो छात्रों से जो गलतियां होंगी, बोलने में अशुद्धियां होगी, छात्रों की उन अशुद्धियों को अध्यापक क्या करता है, श्यामपट्ट के ऊपर लिखता जाता है। क्या करता जाता है, लिखता जाता है। अब जैसे जैसे लिख लेगा और जैसे उनका अनुवाचन होगा, और अनुवाचन होने के बाद अध्यापक क्या करता है, उन अशुद्धियों को संशोधित करवाता है, कहते हैं अशुद्धि संशोधन। अनुवाचन में छात्रों द्वारा बोले गए अशुद्ध शब्दों में संशोधन, यानी अध्यापक यह कार्य करता है। फिर 4 नंबर पे किसी की बात हो रही है, अभी तो प्रस्तुतिकरण की पार्ट है। फिर काठिन्य निवारण करता है। अब अशुद्धि संशोधन करवाने के बाद में जिन शब्दों में उनको काठिन्य यानी कठिनता का कार्य हो रहा था, जिनको स्पष्ट बोध नहीं हो रहा था, उनका कठिन निवारण करवाता है। अब कठिन जो शब्द है उन कठिन शब्दों को निवारण करता है। अब निवारण, काठिन्य निवारण के लिए अब वो विधियों का सहारा लेगा। क्या करेगा, व्युत्पत्ति करेगा, उनके अन्य वाक्यों में प्रयोग करेगा, तुलना करवाएगा, है ना, स्पष्ट करने के लिए, या उदाहरण अंत कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करेगा। तो अध्यापक क्या करेगा, काठिन्य निवारण, कि पाठ में आए कठिन पदों का अनेक विधियों से अर्थ स्पष्ट करना, ये काम भी कौन करता है, अध्यापक करता है। कौन करता है भाई, अध्यापक करता है। ठीक है, कितनी विधियां हो गई, 4, और 4 यानी चौथे नंबर की जो विधि थी उसकी उपविधियां कितनी हो गई, 4। ठीक है, पहली कौन सी है, पूर्व ज्ञान परीक्षण, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है उद्देश्य कथन, और चौथा कौन सा है, प्रस्तुतिकरण। और इस प्रस्तुतिकरण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, इन वेदों की बात करें तो पहला वेद है कौन सा है, आदर्श वाचन। ठीक है, दूसरे की बात करें तो आदर्श वाचन के बाद में छात्र क्या करते हैं, अनुवाचन। क्या करते हैं, अनुवाचन। पहले आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक। अच्छा, अध्यापक क्या करेगा, अशुद्धि संशोधन। क्या करेगा, अशुद्धि संशोधन।
ठीक है। और उसके बाद में क्या करता है अध्यापक, उनके आए शब्दों के कठिन शब्दों का निवारण करता है, इसे कहते हैं काठिन्य निवारण। ठीक है। इसके बाद में छात्रों को प्रश्नोत्तरों का ज्ञान दिया जाता है और छात्रों से क्या किया जाता है, पाठ को आगे बढ़ाने के लिए सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, पाठ प्रश्न या बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रस्तुतिकरण के बाद में क्या करता है अध्यापक, प्रस्तुतिकरण में 4 कार्य करेगा। उसके बाद में बोध प्रश्न या पाठ प्रवर्धन, पाठ को आगे बढ़ाने के लिए छात्र अध्यापक जो छात्रों से सामान्य उस पाठ से संबंधित सरल सरल प्रश्न पूछता है। क्या करता है भाई, बोध प्रश्न पूछता है। ठीक है। प्रस्तुतिकरण करेगा, प्रस्तुतिकरण में क्या क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण में अध्यापक आदर्श वाचन करेगा, अनुकरण वाचन छात्र करेंगे, फिर काठिन्य निवारण अशुद्धि संशोधन करेगा अध्यापक, और फिर उसके बाद में काठिन्य निवारण करेगा। जैसे काठिन्य निवारण होगा और फिर उनसे क्या करेगा, बोध प्रश्न पूछेगा। बोध प्रश्न का मतलब होता है पाठ को प्रवर्धन, यानी पाठ को आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक क्या करता है, बोध प्रश्न पूछता है। अध्यापक पाठ से संबंधित सरल प्रश्न पूछता है। आगे देखिए, एक है मौन वाचन। जैसे प्रश्न पूछता है और छात्रों को अध्यापक कहता है कि अब आप सभी मौन वाचन कीजिए, कि इस पाठ को मौन का मतलब बिना मुख को हिलाए, बिना होठों को हिलाए इसको आप कार्य को प्रारंभ कीजिए। और छात्र स्पीड से, यानी कोई सामान्य तरीके से, कोई गंभीर तरीके से, कभी द्रुत तरीके से मौन वाचन करते हैं। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सामान्य, गंभीर और द्रुत। छात्र क्या करते हैं, मौन वाचन करते हैं। जैसे ही उनका सबका मौन वाचन होता है, फिर अध्यापक उनसे प्रश्न पूछता है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न अध्यापक पाठ से संबंधित क्लिष्ट भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछता है। अब जब छात्र एक बार पढ़ चुके हैं अध्यापक से, फिर उन्होंने भी मौन वाचन कर लिया है, सामान्य प्रश्नों की चर्चा कर ली है, तो अब अध्यापक उनसे, यानी जो क्लिष्ट प्रश्न है, पाठ से संबंधित जो भी कठिन प्रश्न हैं, उन कठिन प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए उनसे क्या करता है, प्रश्न पूछता है। और जब उत्तर नहीं दे पाते हैं तो अध्यापक उनको क्या करता है, स्पष्ट करता है। कौन से प्रश्नों के माध्यम से, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के माध्यम से। कौन से प्रश्नों के माध्यम से, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के माध्यम से अध्यापक क्या करता है, क्लिष्ट प्रश्नों को पूछता है। जैसे क्लिष्ट प्रश्नों को स्पष्ट करता है और उसके बाद में अध्यापक क्या करता है, उनसे सार कथन कहता है, इस पाठ का ये सार था, हमने इस पाठ को जो पढ़ा है, इस पाठ का सार क्या है, यानी सार कथन, या इसे कहते हैं अध्यापक कथन। सार कथन कहता है, यानी अध्यापक पूरे पाठ का सारांश संक्षेप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। सार कथन, और सार कथन के बाद में छात्रों से फिर पुनरावर्ती प्रश्न पूछे जाते हैं, कि चलो एक बार फिर सार बता दिया, तो फिर पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। और मूल्यांकन का मतलब होता है उनका आंकन करना, कि आपको यह पाठ कितना स्पष्ट हो पाया है, छात्रों को पाठ का अवगमन हुआ या नहीं, इस तथ्य की परीक्षा या परीक्षण के लिए अध्यापक मूल्यांकन प्रश्न पूछता है। क्या करता है, मूल्यांकन प्रश्न पूछता है। और अंत में उनको क्या दिया जाता है, गृह कार्य देकर के घर भेज दिया जाता है, और दूसरे दिन उस गृह कार्य की जांच होती है। ठीक है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। सबसे पहले क्या होता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण। अच्छा, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के बाद में क्या होती है, प्रस्तावना। क्या होती है, प्रस्तावना। अच्छा, पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण, फिर उसके बाद में प्रस्तावना, फिर उसके बाद में उद्देश्य कथन। क्या होता है, उद्देश्य कथन। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या क्या करता है, सबसे पहले अध्यापक आदर्श वाचन करता है, फिर छात्र अनुकरण वाचन करते हैं, फिर अध्यापक अशुद्धि संशोधन करता है, फिर अध्यापक काठिन्य निवारण करता है। प्रस्तुतिकरण हो गया। उसके बाद में अध्यापक क्या करता है, बोध प्रश्न पूछता है, या पाठ को आगे बढ़ाने के लिए पाठ प्रवर्धन प्रश्न पूछता है, यानी पाठ से संबंधित सरल प्रश्न पूछता है। ठीक है। फिर उसके बाद में छात्रों का क्या होता है, मौन वाचन होता है, और मौन वाचन के बाद में अध्यापक विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न छात्रों से पूछता है। जो पाठ से संबंधित क्लिष्ट प्रश्न है वह अध्यापक उनसे पूछता है। कौन से प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, है ना, यानी पाठ से संबंधित क्लिष्ट भावों को स्पष्ट करने के लिए कौन सा प्रश्न पूछता है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। जैसे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है, उसके बाद में अध्यापक कथन या सार कथन कहा जाता है। अध्यापक सार कथन पूरे पाठ का सारांश
संक्षेप में बताता है और उसके बाद में छात्रों से पुनरावृत्ति या मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछता है और अंत में उनको क्या दिया जाता है, गृह कार्य। क्या दिया जाता है भाई, गृह कार्य। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हमारा जो गद्य शिक्षण था उसके शिक्षण दिया और पाठ्य योजना का कार्य समाप्त होता है। अब आगामी हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम पद्य शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।